परियों के देश में परियों के देश के नए प्रमुख को चुनने का समय आ गया था। बहुत चर्चा के बाद ऐसा लगा कि चुनाव दो परियों के बीच होगा। सिंहासन पर उनके दावे इतने बराबर थे कि एक को दूसरे पर प्राथमिकता देना असंभव था। इनमें से एक परी थी फेयरी फ्लाइट और दूसरी थी फेयरी कॉन्स्टेंस। इन परिस्थितियों में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दोनों परियों में से जो भी दुनिया को सबसे बड़ा आश्चर्य दिखा सके वही परी परीलोक की मुखिया बने। लेकिन यह एक विशेष प्रकार का आश्चर्य था। पहाड़ों को हिलाने या किसी अन्य सामान्य परिचाल से काम नहीं चलेगा। फेयरी फ्लाइट ने फैसला किया कि वह एक ऐसे राजकुमार को पालेगी जो एक के बाद एक महिलाओं को आकर्षित करेगा लेकिन किसी भी महिला के प्रति सच्चा नहीं रहेगा। फेयरी कॉन्स्टेंस ने एक ऐसी राजकुमारी को पालने का फैसला किया जो इतनी आकर्षक थी कि कोई भी आदमी उससे प्यार किए बिना नहीं मिल सकता था। यदि फेयरी फ्लाइट का परिवर्तनशील राजकुमार फेयरी कॉन्स्टेंस की राजकुमारी के आकर्षण का विरोध कर सकता है तो फेयरी फ्लाइट जीत जाएगी और फेयरीलैंड का प्रमुख बन जाएगी। फिर भी यदि फेयरी कॉन्स्टेंस की राजकुमारी राजकुमार का दिल जीत सकती है और उसके विवाह के प्रस्ताव को हासिल कर सकती है तो फेयरी कॉन्स्टेंस फेयरीलैंड की प्रमुख बन जाएगी। प्रत्येक प्रतियोगी को अपनी इच्छानुसार अधिक समय लेने की अनुमति थी। इस बीच 4 सबसे बुजुर्ग परियों को परीलोक के मामलों में भाग लेना था। फेयरी कॉन्स्टेंस, जिसने राजकुमारी को पालने का निर्णय लिया था, लंबे समय से एक निश्चित राजा और रानी के साथ बहुत मित्रतापूर्ण थी, जिसका शाही दरबार एक आदर्श था कि एक दरबार कैसा होना चाहिए। उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने रोसेनेला रखा था क्योंकि उसके सफेद गले पर छोटा सा गुलाबी गुलाब छपा हुआ था। बचपन से ही उसने सबसे आश्चर्यजनक बुद्धिमत्ता दिखाई थी और दरबारियों को उसकी चतुर बातें याद थीं और वे उन्हें सभी अवसरों पर दोहराते थे। एक अंधेरी रात में परियों की सभा के तुरंत बाद रानी चिल्लाकर उठी। उसकी दासियां ये देखने के लिए दौड़ी कि मामला क्या है। बेचारी रानी ने उन्हें एक भयानक स्वप्न के बारे में बताया। मैंने सपना देखा, उसने कहा, कि मेरी छोटी बेटी गुलाब के गुलदस्ते में बदल गई है। जैसे ही मैंने गुलदस्ता अपने हाथ में लिया, एक पक्षी ने अचानक झपट्टा मारा और उसे मुझसे छीन लिया और अपने साथ ले गया। अरे बाप रे, एक नर्स चिल्लाई, हमें तुरंत दौड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि राजकुमारी के साथ सब कुछ ठीक है। तो वे भाग गए, लेकिन जब उन्हें पालना खाली मिला तो उन्हें कितनी निराशा हुई। उन्होंने पूरे राज्य में राजकुमारी रोसेनेला की बहुत तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। न तो रानी और न ही राजा को सांत्वना दी जा सकती थी, और उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता था। एक गर्मियों की शाम जब रानी अपने महल के बगीचे में उदास बैठी थी, उसने देखा कि कई किसान लड़कियां आ रही थीं, जिनमें से प्रत्येक 12 वृक्षों वाले रास्तों का अनुसरण कर रही थी जो बगीचे के केंद्र की ओर जाते थे। जैसे ही प्रत्येक किसान लड़की पास आए, उसने रानी के चरणों में एक टोकरी रखी और कहा, आकर्षक रानी, यह आपकी नाखुशी में आपके लिए थोड़ा सा आराम हो सकता है। रानी ने जल्दी से टोकरियां खोली और उनमें से प्रत्येक के अंदर एक प्यारी सी बच्ची पाई, लगभग उसी छोटी राजकुमारी की उम्र की जिसे वो बहुत याद करती थी। पहले तो बच्चों को देखकर ही उसे अपने दुख की याद आ गई, लेकिन जल्द ही उनका आकर्षण उस पर इतना हावी हो गया कि हालांकि वह अपनी प्रिय रोसेनेला को कभी नहीं भूल सकी, उसका ध्यान बच्चों को नर्सरी नौकरानियों, पालने रॉकरों और लेडीज इन वेटिंग के साथ प्रदान करने और झूले और गुड़िया और टॉप और बेहतरीन मिठाइयों के बुशेल के लिए इधर उधर भेजने में काफी व्यस्त हो गया। अजीब बात है, हर बच्चे के गले में एक छोटा गुलाबी गुलाब भी था। रानी को उन सभी 12 के लिए नाम तय करने में कठिनाई हुई, इसलिए जब तक वह मामले को सुलझा नहीं पाती तब तक उसने प्रत्येक के लिए एक विशेष रंग चुना और उन्हें उसी के अनुसार कपड़े पहनाए, ताकि जब वे सभी एक साथ हों तो वे चमकीले फूलों के गुलदस्ते की तरह दिखें। जैसे जैसे वे बड़े होते गए ये स्पष्ट हो गया कि यद्यपि वे सभी उल्लेखनीय रूप से बुद्धिमान थे और उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की उससे बहुत कुछ सीखा, फिर भी वे व्यक्तित्व में एक दूसरे से भिन्न थे। इतना कि धीरे धीरे उन्हें पल या प्राइमरोज या जैड या जो भी उनका रंग नाम रहा हो के नाम से नहीं जाना जाता था। इसके बजाय रानी कहेगी, मेरी प्यारी कहाँ है, या मेरा नर्तक, या मेरा बुद्धिमान। निःसंदेह इन सभी आकर्षणों के साथ जब लड़कियां युवावस्था तक बढ़ी तो उन्होंने दर्जनों प्रशंसकों को आकर्षित किया। न केवल उनके अपने दरबार में, बल्कि मीलों दूर से राजकुमार लगातार आ रहे थे, उनकी सुंदरता और आकर्षण की चर्चाओं से आकर्षित होकर जो विदेशों में फैली हुई थी। लेकिन प्यारी लड़कियां जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सावधान भी थी और किसी का पक्ष नहीं लेती थी। प्रिंस मिलिफ्लो के पिता राजा के मित्र थे जिनकी पत्नी ने 12 शिशु राजकुमारियों की खोज की थी। जब प्रिंस मिलिफ्लो का जन्म हुआ तो फेयरी फ्लाइट ने उन्हें मन और शरीर की वे सभी कृपाएं प्रदान की जो एक राजकुमार संभवतः चाह सकता था। लेकिन अब उसने अपने प्रयास दोगुने कर दिए और हर कल्पनीय आकर्षण और सम्मोहन जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इसलिए चाहे वो जिद्दी हो या खुशमिजाज, सबसे शानदार शाही साज सज्जा या साधारण पोशाक पहने, चाहे वो गंभीर हो या हल्के फुल्के, वो हमेशा पूरी तरह से अप्रतिरोध्य था। सच में प्रिंस मिलिफ्लो एक बेहद आकर्षक युवा साथी था, क्योंकि फेयरी फ्लाइट ने उसे दुनिया में सबसे अच्छा दिल और साथ ही सबसे अच्छा सिर दिया था, और एक प्यार के प्रति वफादार रहने की क्षमता के अलावा उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रिंस मिलिफ्लो एक हताश इश्कबाज और हवा की तरह चंचल था। इतना कि अपने 18वें जन्मदिन तक आते आते उसने राज्य के हर दिल पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे पीछे छोड़ दिया था। हालात इस स्थिति में थे जब उन्हें अपने पिता के मित्र, राजा और रानी के दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने 12 छोटी राजकुमारियों का पालन पोषण किया था। प्रिंस मिलिफ्लो के आश्चर्य की कल्पना करें जब वह पहुंचे और उन्हें अब तक देखे गए 12 सबसे आकर्षक प्राणियों के सामने पेश किया गया। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वे सभी उसे उतना ही पसंद करते थे जितना वह उनमें से हर एक को पसंद करता था, और जल्द ही वो उन सभी 12 के बिना एक पल भी खुश नहीं होता था, क्योंकि क्या वो जॉय के साथ हंसते हुए और साथ ही पोएट की कविताओं की प्रशंसा करते हुए स्वीट को नर्म भाषण नहीं दे सकता था, और उसके अधिक गंभीर क्षणों में किसी छायादार लॉन में वाइस से बात करने से अधिक सुखद क्या हो सकता है, जबकि उसने लविंग का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था, जबकि बाकी सभी लोग आसपास बैठे थे। अपने जीवन में पहली बार राजकुमार को वास्तव में प्यार हुआ, हालांकि उसकी भक्ति का उद्देश्य एक व्यक्ति नहीं बल्कि 12 व्यक्ति थे, जिनसे वह समान रूप से जुड़ा हुआ था। फेयरी फ्लाइट इससे अधिक प्रसन्न नहीं हो सकती थी। कल्पना कीजिए, एक समय में केवल एक लड़की का दिल तोड़ने के बजाय वो एक ही बार में 12 राजकुमारियों का दिल तोड़ने जा रहा था। प्रिंस मिलिफ्लो के पिता ने उन्हें बार बार लिखा, उन्हें घर लौटने का आदेश दिया और उनके लिए अगले से बेहतर एक जोड़े का प्रस्ताव रखा, फिर भी सब व्यर्थ। दुनिया की कोई भी चीज राजकुमार को उसके स्नेह की 12 वस्तुओं से दूर नहीं कर सकती। एक दिन 12 राजकुमारियों के दरबार ने एक बड़ी शाही उद्यान पार्टी दी। जैसे ही सभी मेहमान इकट्ठे हुए और प्रिंस मिलिफ्लो हमेशा की तरह अपना ध्यान 12 सुंदरियों के बीच बांट रहे थे, दूर से मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दी। जैसे ही गुनगुनाहट तेज हो गई, दरबार की महिलाएं उनके डंक से डरकर हल्की सी चीखें निकाली और भाग गईं। तुरंत जो लोग देख रहे थे वे भयभीत हो गए। मधुमक्खियां अचानक विशाल आकार में बढ़ गईं, फिर प्रत्येक ने एक राजकुमारी का पीछा किया, अंत में उस पर हमला किया और उसे हवा में उड़ा ले गई। एक पल में सभी 12 राजकुमारियां आकाश में गायब हो गईं। इस आश्चर्यजनक घटना ने पूरे दरबार को अत्यंत भयानक शोक में डुबा दिया। ये काफी बुरा था कि बच्ची रोसेनेला वर्षों पहले अपने शाही पालने से इतने रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, लेकिन अब ये कि सभी 12 राजकुमारियों को विशाल मधुमक्खियां उठा ले जाएंगी। प्रिंस मिलिफ्लो बहुत गुस्से में इधर उधर घूमने लगा, फिर धीरे धीरे अवसाद की इतनी गहरी स्थिति में गिर गया कि यह डर लगने लगा कि अगर कुछ भी उसे जगा नहीं सका तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसका रक्षक फेयरी फ्लाइट उसके पक्ष में दौड़ा, लेकिन उसने प्यारी राजकुमारियों के सभी चित्रों को तिरस्कार के साथ अस्वीकार कर दिया, जो उसने उसे अपनी खोई हुई सुंदरियों के स्थान पर देने की पेशकश की थी। संक्षेप में ये स्पष्ट था कि वह बुरे रास्ते पर था और फेयरी फ्लाइट उसकी बुद्धि के अंत पर थी। एक दिन जब राजकुमार अपने दुख में डूबा हुआ घूम रहा था, तो उसे अचानक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हवा के माध्यम से धूप में चमकता हुआ क्रिस्टल का एक रथ धीरे धीरे आ रहा था। चमकते पंखों वाली 6 सुंदर युवतियों ने इसे गुलाबी रंग के रिबन से सजाया था, जबकि अन्य की एक पूरी उड़ान समान रूप से सुंदर इसके ऊपर गुलाब की लंबी मालाएं पकड़े हुए थी, ताकि एक पूरी छतरी बन जाए। रथ के अंदर फेयरी कॉन्स्टेंस बैठी थी। उसके बगल में एक राजकुमारी थी जिसकी चमक ने उसे देखने वाले सभी को चकित कर दिया। जैसे ही रथ उतरा, वे रानी के अपार्टमेंट की ओर आगे बढ़े। उस अजीब राजकुमारी की सुंदरता और उसके आगमन के आश्चर्य को देखकर हर तरफ आश्चर्य की चीखें गूंज उठी और भीड़ इतनी बढ़ गई कि रास्ता बनाना काफी मुश्किल हो गया। महान रानी, फेयरी कॉन्स्टेंस ने कहा, मुझे आपकी बेटी रोसेनेला को वापस लाने की अनुमति दें, जिसे मैंने कई साल पहले उसके पालने से चुराया था। शब्दों में यह व्यक्त नहीं किया जा सकता कि रानी अपने लंबे समय से खोए हुए बच्चे के साथ फिर से मिलकर कितनी आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। लेकिन थोड़ी देर बाद रानी ने फेयरी कॉन्स्टेंस से कहा, लेकिन मेरे 12 प्यारे, क्या आप जानते हैं कि क्या वे हमेशा के लिए मुझसे खो गए हैं? क्या मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? फेयरी कॉन्स्टेंस ने केवल इतना कहा, बहुत जल्द तुम्हें उनकी याद नहीं आएगी। ऐसे लहजे में जिसका स्पष्ट अर्थ था, मुझसे और कोई प्रश्न न पूछे। वो फिर से अपने रथ पर चढ़कर तेजी से आकाश में गायब हो गई। लंबे समय से खोई हुई राजकुमारी रोसेनेला की वापसी की खबर जल्द ही राजकुमार को दी गई, लेकिन उसके पास जाकर उसे देखने का साहस नहीं था, इसलिए वह अपने 12 खोए हुए प्यारों से चूक गया। हालांकि
यह नितांत आवश्यक हो गया कि वो कम से कम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे। रोसेनेला की उपस्थिति में उसे बमुश्किल 5 मिनट ही हुए थे कि राजकुमार को ऐसा लगा कि उसने अपने आकर्षक व्यक्तित्व में उन सभी उपहारों और अनुग्रहों को मिला दिया है जिन्होंने उसे 12 रोज मेडेंस में इतना आकर्षित किया था, जिनके नुकसान पर उसने वास्तव में शोक व्यक्त किया था। और आखिरकार एक समय में एक ही व्यक्ति के साथ रहना वास्तव में आसान है। लगभग इससे पहले कि उसे खुद पता चलता, वह प्यारी रोसेनेला से उससे शादी करने की भीख मांग रहा था। जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, फेयरी कॉन्स्टेंस फिर से प्रकट हुई, इस बार मुस्कुराते हुए और विजयी होकर। फेयरीलैंड के प्रमुख के रथ में अविश्वासी राजकुमार मिलिफ्लो का दिल जीत लिया गया था और वह जीवन भर रोसेनेला के साथ रहने से कम कुछ नहीं चाहता था। इसलिए फेयरी कॉन्स्टेंस ने फेयरीलैंड के प्रमुख की उपाधि अर्जित की थी। अब फेयरी कॉन्स्टेंस ने पूरा विवरण दिया कि कैसे उसने रोसेनेला को उसके पालने से चुरा लिया था और उसके चरित्र को 12 बराबर भागों में विभाजित कर दिया था ताकि उसका प्रत्येक भाग प्रिंस मिलिफो को आकर्षित कर सके, और फिर एकजुट होने पर वो उसे उसकी बेवफाई से एक बार और हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। यहां तक कि पराजित फेयरी फ्लाइट ने आकर्षक रोजानेला को शादी का उपहार भेजा और वो समारोह में उपस्थित थी। प्रिंस मिलिफ्लो जीवन भर अपनी पत्नी के प्रति सच्चे रहे। जहां तक रोसेनेला की बात है, वो उससे उतना ही प्यार करती थी जितना सभी 12 सुंदरियां मिलकर करती हैं, और इस प्रकार उन दोनों ने अपने लंबे जीवन के अंत तक शांति और खुशी का शासन किया।